हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास में। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था, यहाँ सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैं आपको अंतःप्रद्वयी जालिका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़ा रहा था और मैंने क्या कहा था, ये दो हैं, एक चिकनी और खुरदरी। स्पष्ट है, ये सब आपको समझाया था। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात सभी लोग क्लियर कीजिएगा बच्चे कि अंतःप्रद्वयी जालिका क्या है, नलिकाओं का घना जाल है। नलिकाओं का घना जाल है। तो बच्चे अगर नलिकाओं का जाल है, इसका मतलब है इस नलिकाओं से कुछ आ और जा भी सकती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो एक बात याद रखिएगा बच्चे कि जब ये नलिकाओं का घना जाल है एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, तो ये जो अंतःप्रद्वयी जालिका है एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम है बच्चे, इसकी एक खूबी आपको फिर ये याद रखनी है कि ये क्या करती है कि ये अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। यहां सभी बच्चे केयर करेंगे कि यह अंतःकोशिकीय, देखिए अंतःकोशिकीय का मतलब होता है कोशिका के भीतर। यह अंतःकोशीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। इसको भूलेंगे नहीं बच्चे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंतःप्रद्वयी जालिका के लिए हमने क्या देखा कि ये जो है बच्चे, यह अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। यानी कोशिका के भीतर जो परिवहन हो रहा है उस तंत्र का निर्माण कौन कर रहा है? अंतःप्रद्वयी जालिका करती है। स्पष्ट है? अच्छा, फिर एक बात याद रखिएगा बच्चे कि ये क्या करती है, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। देखिए ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है बच्चे कि ये परिवहन तंत्र तो विकसित करती है और परिवहन तंत्र के साथ क्या करती है, यह केंद्रक से कोशिका द्रव्य में, देखिए बच्चे यह केंद्रक से कोशिका द्रव्य में, यह केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जाने वाले आनुवांशिक पदार्थों का, जाने वाले आनुवांशिक पदार्थों का पथ बनाती है। पथ मतलब क्या है बच्चे? रास्ता बनाती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अंतःप्रद्वयी जालिका जो है बच्चे, यही जो है कोशिका के भीतर परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। और ये केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जो आनुवांशिक पदार्थ जाते हैं, कहां से बच्चे? याद रखेंगे, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जो आनुवांशिक पदार्थ जानते हैं उनका क्या बनाती है? पथ बनाती है, उनका रास्ता बनाती है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है? चलिए, तो एक बात क्लियर कीजिएगा बच्चे, मैं आपको कोशिकांग के बारे में पढ़ा रहा था और अभी हम क्या पढ़े? अंतःप्रद्वयी जालिका। अब इसके बाद जो हमारा अगला कोशिकांग है बच्चे, जो अगला कोशिकांग है उसे हम क्या कहेंगे? राइबोसोम। तो मैं मिटा दूं, यहाँ सही बच्चों ने लिख लिया इसे अच्छे से। चलिए अब एक एक चीज को अच्छे से समझते रहिएगा ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और यहां से जो प्रश्न आते हैं आप देखते ही प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। ना, अब हमारा अगला है राइबोसोम। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला कोशिकांग क्या है हमारा? राइबोसोम। क्लियर है बच्चे? ना, अब समझिए इसकी खोज किसने की थी? याद रखेंगे इसकी खोज 1955 में पैलेड ने की थी। क्लियर है बच्चे? इसकी खोज 1955 में पैलेड ने की थी। देखिए राइबोसोम बच्चे हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। यहां से भी सवाल पूछेंगे, याद रखिएगा 1955 में इसकी जो खोज की थी उस व्यक्ति का क्या नाम था? उस व्यक्ति का पैलेड नाम था। अच्छा, जैसा मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अंतःप्रद्वयी जो जालिका थी बच्चे, अभी यही बताया था कि अंतःप्रद्वयी जालिका में जो बच्चे आपने देखा कि जो खुरदरी वाली अंतःप्रद्वयी जालिका थी ये उसके सतह पर पाई जा रही थी। तो आपको ये याद रखना है बच्चे कि ये कहाँ में, इसे कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी
अंतःप्रद्वयी जालिका के झिल्ली की सतह पर। स्पष्ट है, याद रखना है यह अंतःप्रद्वयी जालिका, अभी सब पढ़ाया है आपको बच्चे, यह अंतःप्रद्वयी जालिका की झिल्ली पर पाए जाते हैं। यह अंतःप्रद्वयी जालिका की झिल्ली पर पाए जाते हैं। यह आपको अभी जस्ट मैंने समझाया था। चलिए, तो हमने देखा कि राइबोसोम कहां पाया जा रहा है, अंतःप्रद्वयी जो जालिका है बच्चे, उसी की कहां मिलती है, ये झिल्ली पर पाई जाती है। स्पष्ट हो गया। अच्छा, अब एक चीज और याद रखिएगा, ये केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं। सोच सकते हैं बच्चे ये कितना छोटा है, क्लियर है? तो याद रखना है ये केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं। ये केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिए, राइबोसोम की खोज 1955 में पैलेग ने की थी। यह अंतःप्रद्वयी जालिका की जो झिल्ली है बच्चे, उस झिल्ली की सतह पर पाई जाती है और हम इसे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, क्योंकि इतनी छोटी है कि हमें नजर नहीं आएगी। इसलिए हम किससे देखेंगे इसे? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब याद रखना है बच्चे, ये जो राइबोसोम होते हैं बच्चे, ये अकेले या गुच्छों में पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरे भी होते हैं। क्लियर है? याद रखना है, ये अकेले या गुच्छों में, ठीक है, गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। ये अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। स्पष्ट है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह तो आपको अकेले भी मिल सकते हैं या गुच्छों में मिलेंगे। और ये कहां बिखरे होते हैं? तो पूरे कोशिका द्रव्य में ये क्या होते हैं बच्चे? बिखरे होते हैं। अकेले भी हो सकते हैं, गुच्छों में हो सकते हैं। इनके गुच्छों को एक खास नाम दिया गया है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। याद रखना है, गुच्छों को पॉलीराइबोसोम, गुच्छों को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। क्लियर है बच्चे? गुच्छों को हमने क्या नाम दिया? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। स्पष्ट है? तो हमने ये देखा कि राइबोसोम अकेले भी मिलेंगे या गुच्छों में मिलेंगे। अगर गुच्छों में मिल रहे हैं तो इन्हीं के गुच्छों को आप पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी कहते हैं। तो बच्चे, अगर पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम आए तो आप सीधे सोचेंगे कि ये राइबोसोम के गुच्छों की बात हो रही है, जब वो क्या मिलते हैं? गुच्छों में मिलते हैं। अच्छा, अब प्रश्न है कि राइबोसोम बने किससे होते हैं? तो बच्चे, ये प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं। स्पष्ट है? यह प्रोटीन एवं आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, सब मैं आगे बताऊंगा बच्चे, प्रोटीन एवं आरएनए से बने होते हैं। स्पष्ट है? तो राइबोसोम की संरचना किससे है? तो प्रोटीन और आरएनए, इन दोनों से बने हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे जो राइबोसोम की है, यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है राइबोसोम की, जो जनरली आपसे पूछा जाता है। स्पष्ट है? तो यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, या हम कह सकते हैं कि यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। स्पष्ट है? तो हमने देखा कि यह प्रोटीन और आरएनए से बना है, और बच्चे ये प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है? भाग लेता है। इसलिए राइबोसोम भी बच्चे क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां पर बच्चे हमने क्या किया कि राइबोसोम को सीखा। देखिए, इसके सारे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अच्छे से आप नोट्स बनाते हुए कवर करेंगे ताकि आप प्रश्न को देखते ही बना ले। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए, मैं मिटाऊं इसे, सभी बच्चों ने लिख लिया है। अब बच्चे, राइबोसोम के बाद अब देखते हैं अगला कोशिकांग क्या है।
हम एक एक कोशिकांग को जब बखूबी कवर करेंगे तब बच्चे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगी चीजें आपके लिए इतनी आसान हो जाएंगी क्योंकि आपने चीजों को पहले से समझ रखा है। क्लियर है ना? अब है बच्चे गोल्गी काय या गोल्गी उपकरण, स्पष्ट है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्गी काय या गोल्गी उपकरण हम कहते हैं इसे, गोल्गी काय या गोल्गी उपकरण। अब जरा गोल्गी काय और गोल्गी उपकरण के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया जाए बच्चे। तो देखिए सबसे पहले हमें पता करना है कि इसकी खोज किसने की थी। याद रखेंगे इसकी खोज कैमिलो गोल्गी नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी 1898 में। स्पष्ट है बच्चे? इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्गी ने की। स्पष्ट है? तो गोल्गी काय की खोज किसने की थी? 1898 में कैमिलो गोल्गी नाम के एक वैज्ञानिक ने कैमिलो गोल्गी की क्या की बच्चे? खोज की। अच्छा, अब हमें यह देखना है कि कैमिलो गोल्गी की अपनी अब खूबी क्या है। स्पष्ट है ना? तो बच्चे हमने ये देखा कि गोल्गी काय की जो खोज है 1898 में 1898 में किसने की? कैमिलो गोल्गी ने की। स्पष्ट है? अच्छा, अब जरा देखते हैं इसकी खूबी क्या। याद रखेंगे बच्चे इसकी झिल्ली का संबंध इंटोप्लाज्मा रेटिकुलम की झिल्ली से होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसकी जो झिल्ली है बच्चे, क्लियर है? इसकी झिल्ली का संबंध इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, अभी पढ़ा है बच्चे, इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम की झिल्ली से होता है। इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम की झिल्ली से होता है। स्पष्ट है? तो गोल्गी उपकरण की खोज बच्चे 1898 में कैमिलो गोल्गी ने की और हमने देखा कि इसकी जो झिल्ली है बच्चे उसका संबंध जो है अंतःप्रद्वयी जालिका इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम की झिल्ली से होता है और यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक है। याद रखना है कि यह जो है बच्चे कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक है। मुख्य क्या है बच्चे? श्रवण। देखिए श्रवण का मतलब है किसी चीज का निकलना। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी चीज का निकलना। तो हमने ये देखा कि जो गोल्गी काय है, एक तो पहले इसकी जो झिल्ली है बच्चे, स्पष्ट है? ये देखिए इसकी झिल्ली का जो हम संबंध देख रहे हैं इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम की झिल्ली से है। यहां ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं का संबंध इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम की झिल्ली से है और ये कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक है। क्या है बच्चे? श्रवण अंगक, यानी इससे कुछ ना कोई चीजें निकलती रहती है जो गोल्गी काय के द्वारा होती है। यहां पर आप क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखिएगा यह लाइसोसोम और पैरोक्सीसोम के निर्माण में सहायक है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। यह लाइसोसोम एवं पैरोक्सीसोसोम के निर्माण में सहायक है। के निर्माण में क्या है? सहायक है। इसलिए बच्चे गोल्गी काय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भूलेंगे नहीं कि गोल्गी काय लाइसोसोम और पैरोक्सीसोसोम जो दो चीजें हैं बच्चे, इनके निर्माण में क्या है? ये पूरे तरीके से सहायक है। इसलिए ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट है? चलिए, तो हमने यहां पर क्या किया बच्चे कि अब गोल्गी उपकरण को यहां हमने बखूबी सीखा। अब इसके बाद जो बच्चे हमारा अगला जो है वो है लाइसोसोम। अब जरा देखते हैं कि लाइसोसोम क्या है। देखिए बच्चे लाइसोसोम महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न भी बहुत होते हैं। मैंने देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दिया। अब चलिए लाइसोसोम की पहले बात करते हैं। याद रखिए लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज डी डुबे ने 1958 में की थी। स्पष्ट है बच्चे? लाइसोसोम की खोज, इसकी खोज डी डुबे ने
1958 में की थी। स्पष्ट है? उस व्यक्ति का क्या नाम था बच्चे? डी डुबे। तो डी डुबे नाम के व्यक्ति ने 1998 में ही क्या की थी? लाइसोसोम की खोज की थी। ये सब महत्वपूर्ण कोशिकांग है। अब याद रखिए, यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है। लाइसोसोम क्या है बच्चे? यह बहुत ही सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्म मतलब बहुत ज्यादा छोटा बच्चे। क्लियर है? ये बहुत ही सूक्ष्म, यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है। यह बहुत ही क्या है बच्चे? सूक्ष्म कोशिकांग है लाइसोसोम। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा बच्चे, तो सोच सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्या है? सूक्ष्म कोशिकांग है। और बच्चे ये छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में, पुटिकाओं का मतलब होता है बच्चे वेसिकल्स के रूप में, ठीक है? यह छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में मिलती है। यह छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में, पुटिकाओं जिसे हम वेसिकल्स भी कहते हैं, के रूप में मिलती है। छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में मिलती हैं। ठीक है बच्चे? तो ये बहुत ही सूक्ष्म है और छोटी छोटी किसके रूप में मिलती है? ये बच्चे पुटिकाओं के रूप में, वेसिकल्स के रूप में मिलती है। अच्छा, इनकी जो झिल्ली होती है वो बहुत पतली होती है और यह थैली नुमा होती है। एक बात याद रखिएगा बच्चे कि पुटिकाओं के रूप में होती है और फिर ये कैसी होती है? थैली नुमा। लगेगा थैली है, थैली नुमा होती है। और जो इनकी झिल्ली है, झिल्ली बच्चे बहुत ही क्या होती है? पतली होती है, मोटी झिल्ली नहीं होती। स्पष्ट है? तो याद रखना है कि लाइसोसोम एकदम सूक्ष्म कोशिकांग है। यह छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में मिलती है और ये एक तरह से थैली नुमा होगी और इनकी झिल्ली भी होगी बच्चे, वो क्या होगी? बहुत ही ज्यादा पतली होती है। अच्छा, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, याद रखिएगा, इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं बच्चे, केयर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं, इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो जीव द्रव्य को बच्चे क्या करते हैं? ऐसे एंजाइम होते हैं जो जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। याद रखिएगा, इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो जीव द्रव्य को बच्चे, प्रोटोप्लाज्म को मैंने सिखा दिया है, जो जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रखते हैं। नष्ट कर देने की क्या करते हैं बच्चे? क्षमता रखते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो लाइसोसोम है उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं बच्चे, वो पूरे जीव द्रव्य को घुला सकते हैं और क्या कर सकते हैं? उन्हें नष्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो जीव द्रव्य को घुला देते हैं और उन्हें नष्ट कर देने की क्या रखते हैं बच्चे? क्षमता रखते हैं। तो क्या होता है कि अगर कभी कोशिका का कार्य, उनका उपापचयी कार्य बच्चे अगर डिस्टर्ब हो या कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने से बच्चे लाइसोसोम की जो झिल्ली पतली होती है, लाइसोसोम फट जाता है और फट करके फैल जाता है और इसके सारे एंजाइम बाहर निकल जाते हैं बच्चे। और ये एंजाइम इतने खतरनाक होते हैं कि उस कोशिका को ही पचाना शुरू कर देते हैं और इस तरह कोशिका की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। इसी वजह से बच्चे लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है कि लाइसोसोम को ही क्या कहा गया है बच्चे? इसे आत्महत्या की थैली कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। क्यों कहा गया है मैंने अभी आपको समझाया है, तो याद रखेंगे। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि जो इसके एंजाइम होते हैं वो बच्चे फैलने के बाद पूरी कोशिका को पचा सकते हैं और कोशिका की मौत हो जाती है। इसीलिए हम इसे ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। और बच्चे एक तो ये आत्महत्या की थैली तो है ही, साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि अगर कोशिका में बड़े कण और बाहरी पदार्थ आ जाए तो उसको ये पचा भी देते हैं और कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचता। क्लियर है बच्चे? याद रखना है आपको कि कोशिका में आने वाले बड़े जो कण होते हैं, कोशिका में आने वाले बड़े कण एवं बाह्य पदार्थों को, बाह्य मतलब बच्चे बाहरी,
बाह्य पदार्थों को पचा देते हैं। बाह्य पदार्थों को क्या करते हैं बच्चे, ये पचा देते हैं, जिससे कोशिका को क्या होती है, नुकसान नहीं होती। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ठीक है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है, लेकिन बच्चे इनकी खूबी ये है कि अगर कोशिका में कोई बाहरी कण आ जाते हैं, कोई बड़े कण आ जाएं, कोई बाहरी पदार्थ आ जाए बच्चे, तो उनको क्या करते हैं, ये पूरे तरीके से पचा देते हैं। इसका मतलब ये कोशिका को साफ रखते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा कि ये कोशिका को क्या करते हैं बच्चे, साफ रखते हैं। और अगर मान लीजिए कोशिका को साफ रखते हैं, इसका मतलब है कि जीवाणु एवं विषाणु से रक्षा भी करते हैं। जीवाणु एवं विषाणु से क्या करते हैं बच्चे, रक्षा करते हैं। तो इस बात को नहीं भूलिएगा, ये जितने लाइन मैंने लिखवाए हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है बच्चे। जनरली यहाँ से प्रश्न होते हैं, आपका एक भी प्रश्न डिस्टर्ब नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ये आत्महत्या की थैली और कोशिका में आने वाले बड़े कण बाह्य पदार्थों को पचा लेते हैं, कोशिका को साफ रखते हैं, ये क्लीनर है बच्चे। और ये जीवाणु और विषाणु से उस कोशिका की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए लाइसोसोम हमारे लिए क्या है बच्चे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलिए बच्चे, हमने यहाँ पर लाइसोसोम को पूरे तरीके से सीख लिया। अब हम अपने अगले कोशिकांग की ओर चलते हैं। जो बच्चे अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है, सभी बच्चों ने लिख लिया। बच्चे याद रखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं किसी डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाता जहां सभी चीजें पहले से दी हुई हैं और मैं आपको फोटो दिखाऊं। इस चैनल पर टीचर आपके लिए खुद मेहनत करेंगे बच्चे, इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को इस पे बखूबी पढ़ाई जा रही है इस चैनल पर, और उतनी मेहनत की जा रही है ताकि आप बच्चों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। पूरी बात समझ में आ गई? आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आपका कोई भी प्रश्न हो, तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको तुरंत उसकी जानकारी दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, पूरी चीजें आपकी मदद की जाएगी। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए मैं मिटाऊं इसे सभी बच्चे। अब देखिए, अभी हम कोशिकांग ही पढ़ रहे हैं, स्पष्ट है। अब हमें अगला पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर जो मैं लिखवा दे रहा हूं उसको आप अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए, और क्वेश्चन बैंक खोलकर देखिए बच्चे कि क्या आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं। मेरा विश्वास है कि आप सारे प्रश्नों को आराम से बनाएंगे। क्लियर है? नाउ अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया, तो चलिए बच्चे, सबसे पहले तो पता करेंगे कि भाई खोज किसने की माइटोकॉन्ड्रिया की। याद रखेंगे 1890 में अल्टमैन ने इसकी खोज 1890 में अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन ने की थी। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे याद रखिएगा कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में किस व्यक्ति ने की थी? उस व्यक्ति का नाम था अल्टमैन। और बच्चे याद रखिएगा, अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट भी कहा था। याद रखेंगे कि तथा, ठीक है, अल्टमैन ने खोज की थी और इसे क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट भी कहा था। हम सीखेंगे आगे बच्चे आखिर ऐसा क्यों था। तो याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में अल्टमैन ने की थी और अल्टमैन ने इसे क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट भी कहा था। लेकिन बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा नाम ने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में अल्टमैन ने की थी और अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा था, लेकिन जो बेंडा था बच्चे, उसी ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किया? उसने नामकरण किया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चे, ये पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई पाई जाती है। याद रखेंगे कि यह कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई पाई जाती है। यह कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई पाई जाती है। पूरी बात समझ में आ गई?
तो याद रखना है बच्चे कि हमने देखा कि कोशिका द्रव्य में कैसे मिल रही है, ये भी पूरे तरीके से बिखरे हुई है, स्पष्ट है। अच्छा, फिर याद रखिएगा बच्चे, इसका आकार फिक्स नहीं है, परिवर्तनशील है, आकार बदलते रहता है। इस बात को याद रखना है कि इसका आकार जो है परिवर्तनशील है, इसका आकार परिवर्तनशील है। इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि इसका आकार क्या है, परिवर्तनशील है, आकार एक जैसा फिक्स नहीं है। अच्छा, इसमें भी बच्चे एक बाहरी झिल्ली है और एक अंतः झिल्ली है, देख रहे हैं। याद रखना है कि यह अंतः झिल्ली यानी भीतर की झिल्ली बच्चे, यह अंतः झिल्ली एवं बाहरी झिल्ली से ढकी हुई है, यह अंतः झिल्ली एवं बाहरी झिल्ली से घिरी हुई है। इसका मतलब हो गया क्या बच्चे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें दो झिल्ली है, एक अंतः झिल्ली और दूसरी क्या है, बाह्य झिल्ली। तो अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच की जो गुहा होती है बच्चे, जो कैविटी होती है, याद रखिएगा कि अंतः झिल्ली और बाहरी झिल्ली से घिरी हुई है। जैसे मान लीजिए ये अंतः झिल्ली है और ये बाहरी झिल्ली है, तो ये जो बीच का जो गैप है बच्चे, इसी बीच के गैप को हम गुहा कहते हैं या इसे क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि यह एक अंतः झिल्ली और एक बाह्य झिल्ली से क्या है, ढकी हुई है, और इसकी बीच की जो गुहा है उसमें बच्चे तरल पदार्थ भी है। क्या है, एक इसमें क्या है, एक तरल पदार्थ भी है, तरल है, स्पष्ट है। तो हमने देखा कि इसकी जो बीच की गुहा है उसमें कुछ तरल युक्त चीजें हैं, और बच्चे इसी को कहा गया है माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी। इसीलिए इस गुहा को क्या नाम दिया गया है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी। अगर आपसे यही प्रश्न पूछा जाए कि बताओ माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी क्या होता है, तो आप कहना बच्चे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो झिल्ली से क्या है, ढकी हुई है। देख रहे हैं बच्चे बोर्ड पर, ये दो झिल्ली से क्या है, ढकी हुई है। तो दो झिल्ली से ढके होने के कारण उन दोनों के बीच में जो गुहा बन जाती है, जो कैविटी बन जाती है बच्चे, स्पष्ट है। उसी कैविटी में तरल युक्त क्या होता है, पदार्थ होता है। तो उसकी वजह से वो जो तरल युक्त पदार्थ है, स्पष्ट है, तो हमने उसका क्या नामकरण कर दिया, तो बच्चे उसका हमने नामकरण कर दिया है माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी। तो भूलेंगे नहीं, यही है माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी। बच्चे कैविटी, यहां तक पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब फिर याद रखना है बच्चे कि इसकी भीतरी झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं, यानी कुछ पार्ट्स निकले होते हैं। यहां देखिए बच्चे, ये इसकी भीतरी झिल्ली है, ये देखिए ये क्या है, अंतः झिल्ली। मैं यहीं पर आपको समझा देता हूं, अच्छे से समझिए। ये देखिए ये क्या है, अंतः झिल्ली है, और इसे क्या है, ये बाह्य झिल्ली है। तो अंतः झिल्ली से इस तरह बच्चे कुछ प्रवर्ध निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रवर्ध। तो हमने देखा कि अंतः झिल्ली से कुछ प्रवर्ध मतलब बच्चे कुछ रचनाएं निकली होती है, ऐसे लंबे लंबे सी प्रवर्ध निकले होते हैं। इन प्रवर्धों को ही क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टी क्या है, तो आप कहना कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली से कुछ प्रवर्ध निकले होते हैं, ठीक है, उस गुहा में, उस कैविटी में। तो उस गुहा में जो प्रवर्ध निकले होते हैं, उसी प्रवर्ध को हम क्या कहते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, हम उसे क्रिस्टी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि क्रिस्टी का संबंध किससे है, तो क्रिस्टी का संबंध माइटोकॉन्ड्रिया से है। क्लियर हो चुका, ओके। अच्छा, फिर बच्चे एक बात याद रखिएगा कि मैं आपको एक बात समझाता हूं, जरा यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में एक बात बता रहा हूं, क्या होता है बच्चे कि अगर एक ग्लूकोज, जैसे आपको पता है ना ग्लूकोज हमें एनर्जी देती है, तो यहां समझिए बच्चे कि अगर एक ग्लूकोज टूटता है तो वो 36 एटीपी ऊर्जा हमें देता है, ठीक है। याद रखेंगे, एक ग्लूकोज जब टूटता है, क्या होता है बच्चे, जब वो टूटता है तो हमें 36 एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ये सब हमें आगे पढ़ना। भी समझिए कि जब एक ग्लूकोज टूटता है तो हमें 36 एटीपी, एडेनिन जो है बच्चे एटीपी क्या मिलता है, ऊर्जा।
तो 36 एटीपी जो ऊर्जा हमें मिलती है, तो कहा जाता है कि जो 34 एटीपी, इस 36 एटीपी में बच्चे एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर है? तो याद रखना है कि उस 36 में से जो 34 एटीपी है, 34 एटीपी अकेले किससे आता है बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। इस बात को याद रखना है आपको कि जब एक ग्लूकोज टूटता है तो एक ग्लूकोज टूटने से हमें 36 एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा हमें मिलती है, क्लियर है? तो उस 36 एटीपी में अगर मैं 34 एटीपी की बात करूं, 34 एटीपी की बात करूं, तो ये अकेले कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे 36 में माइटोकॉन्ड्रिया अकेले 34 दे रहा है, इसीलिए बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। समझ में आया बच्चे? तो भूलेंगे नहीं, यही है पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कोशिका का ऊर्जा गृह कौन है, तो आप क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया है? तो सिंपल बच्चे समझना है कि एक ग्लूकोज के टूटने से 36 एटीपी ऊर्जा मिलती है और उस 36 एटीपी ऊर्जा में 34 एटीपी अकेला माइटोकॉन्ड्रिया दे देता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बच्चे मैंने आपको इस तरीके से सिखाया है ताकि आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं हो और आप आराम से चीजों को बखूबी सीख ले। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए बच्चे, हमने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को भी सीख लिया। देखिए मैं बोर्ड के साइड हो जाता हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं मिटाऊ इससे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले कोशिकांग पर। अब जो बच्चे हमारा अगला कोशिकांग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं बच्चे लवक। क्या कहते हैं? लवक। पहले मिटा दूं इसे। ओके, मेरे साथ साथ नोट्स को बनाते हुए चलना है ताकि एक एक चीज हम बखूबी सीख लें, कुछ भी नहीं रटना। और बच्चे उसके बाद बस रिवीजन कीजिए, एक दो बार चीजें आपके दिमाग में अपने आप बैठती चली जाएंगे। स्पष्ट है? ओके ना, अब आते हैं बच्चे अगले कोशिकांग पर। जो अगला कोशिकांग है हम उसे क्या कहते हैं? लवक। और लवक को क्या कहा गया है बच्चे? प्लास्टिड। अब चलिए सीखते हैं। सबसे पहले लवक के बारे में एक बात याद रखिएगा कि लवक जो है बच्चे, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी ये हम में नहीं पाई जाती। क्लियर है? ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। स्पष्ट है? तो हमने देखा कि जो प्लास्टिड है, जो लवक है, ये केवल किस में मिलती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। क्लियर हो? अच्छा, ये भी बच्चे कोशिका द्रव्य में चारों तरफ क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। ठीक है, इनका भी नेचर यही है कि कोशिका द्रव्य में चारों तरफ बिखरे होते हैं। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं बच्चे कि ये भी क्या है कि जो लवक है एक तो पादप कोशिका में है और ये भी कोशिका द्रव में हम क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ क्या है बच्चे? ये भी बिखरे हुए हैं। क्लियर है? ओके, अब याद रखिए इनका जो आकार है गोलाकार, अंडाकार या तस्तरी नुमा होता है। याद रखना है कि यह गोलाकार या अंडाकार या तस्तरी नुमा होते हैं। तस्तरी नुमा होते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिए बच्चे कि लवक केवल पादप कोशिका में है, कोशिका द्रव में ये भी चारों तरफ बिखरे हुए। अगर इनके आकार की बात करें तो ये गोलाकार भी होंगे, अंडाकार भी होंगे और तस्तरी नुमा भी होंगे। इसका मतलब इनका आकार फिक्स नहीं होता। अब बच्चे लवक 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहीं पर हम चीजों को सीखना शुरू करेंगे। लवक कितने प्रकार के हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने हैं बच्चे? 3 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं बच्चे ल्यूकोप्लास्ट, यानी अवर्णी, यहां पर समझते चलिए बच्चे, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। क्लियर है? ल्यूकोप्लास्ट
ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। बच्चे पहले ये पता करो कि ये पाए कहां जाएंगे। तो याद रखेंगे कि यह पौधों के उन भागों में पाई जाती है, यह पौधों के उन भागों में पाई, पौधों के उन भागों में पाई जाती है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे भूलिएगा नहीं कि जो अवर्णी लवक है ल्यूकोप्लास्ट है, यह पौधों के उन भागों में पाई जाएगी जहां पर आपने देखा कि सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। तो बच्चे सूरज की रोशनी कहां नहीं पहुंचेगी या पौधे को नहीं लगेगी? तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे कि जड़ जमीन के नीचे होती है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंचता। अच्छा, जड़ के बाद क्या है बच्चे? भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम, यानी वैसे तने जो जमीन के भीतर हैं। तो यहां पर क्या है कि सूरज की रोशनी तो इन्हें मिलती ही नहीं, इसलिए यहां पर क्या मिलेंगे? अवर्णी लवक मिलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट मिलेंगे। अब ये क्या करते हैं बच्चे? ये स्टार्च को बनाते हैं और उसे संग्रहित करते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे कि यह स्टार्च बनाने एवं संग्रहित करते हैं, यानी बच्चे इनमें स्टार्च बनता है और फिर वो स्टार्च को क्या करते हैं? संग्रहित भी करते हैं। तो याद रखना है, जैसे बच्चे आलू देखते हैं, आलू जमीन के अंदर होती है, अगर आप आलू को काटेंगे और अपनी उंगली रखेंगे तो एक कुछ चिपचिपा सा लगेगा, वो सब स्टार्च होता है बच्चे। तो याद रखना है कि अवर्णी लवक क्या करता है? स्टार्च को बनाता है और बनाने के साथ उसे क्या करता है? संग्रहित भी करता है। यहां तक समझ में आया? चलिए, हमने अवर्णी लवक को सीखा। अब बच्चे इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पर, वो है वर्णी लवक। अब क्या है बच्चे? वर्णी लवक। क्लियर है? देखिए, अवर्णी लवक और फिर क्या है? वर्णी लवक। और वर्णी लवक को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। अब जरा सोचिए कि वर्णी लवक कहां मिलेगा। तो बच्चे बहुत इजी है वर्णी लवक को समझना। याद रखना है, पहले ये रंगीन लवक होते हैं। पहले इस बात याद रखिएगा कि ये कैसे लवक होते हैं बच्चे? तो ये रंगीन लवक होते हैं, ये रंगीन लवक होते हैं। और रंगीन क्या? या तो बच्चे ये लाल भी होते हैं, पीले भी होते हैं, एवं क्या होते हैं? ये नारंगी, ऑरेंज भी कलर के होते हैं। स्पष्ट है? तो हमने देखा कि जो वर्णी लवक है हमारा क्रोमोप्लास्ट है, एक तो ये रंगीन लवक है, ये लाल भी होंगे, पीले भी होंगे और कैसा होगा बच्चे? नारंगी भी होंगे। स्पष्ट है? अच्छा, फिर याद रखेंगे ये मिलेंगे कहां? तो सिंपल सी बात है, पौधों के रंगीन भागों में। स्पष्ट है? देखिए कहां मिलते हैं बच्चे? तो पौधों के रंगीन भागों में मिलते हैं, पौधों के रंगीन भागों में मिलते हैं। अब पौधों का रंगीन भाग क्या है बच्चे? जैसे पुष्प, पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल। फूल देखते हैं रंगीन होता है। तो याद रखेंगे बच्चे कि ये रंगीन भागों में मिलेंगे, जैसे बच्चे फूल में मिलेंगे, पुष्प में मिलेंगे। फल की भित्ति, फल भित्ति का मतलब होता है बच्चे फल की जो दीवार होती है उस पर भी मिलेंगे, फल की क्या बच्चे? भित्ति पर भी मिलेंगे, उसकी दीवार पर भी मिलेंगे। और देखते हैं रंगीन बीज भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं? बीज में भी मिलते हैं। तो याद रखना है कि ये पौधों के रंगीन भागों में मिलेंगे। और रंगीन क्या है? उनके फूल होते हैं, उनके फल होते हैं और उनकी बीज भी होती है बच्चे अलग अलग रंग की। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? यही वर्णी लवक मिलेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना ये 3 प्रकार के हैं। पहले आपको क्या सिखाया? अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। फिर हमने क्या सीखा? वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। अब चलते बच्चे, देखिए 2 हुआ, अब तीसरे पर आते हैं। पहले मैं ये मिटा दूं, यहां सही बच्चे लिख चुके हैं। अब जो तीसरा है बच्चे उसका नाम है हरित लवक। यानी पहले अवर्णी लवक, फिर वर्णी लवक और अब हरित लवक।
ठीक है, क्लोरोप्लास्ट था बच्चे। पहले को हमने क्या कहा था, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे को हमने कहा था क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। बच्चे एक बात याद रखिएगा, हरित लवक पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले यह याद रखना है कि यह पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह पौधों के लिए क्या है बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें जो वर्णक होते हैं, याद रखिएगा, इसमें मौजूद वर्णक, यानी हरित लवक में बच्चे एक वर्णक होता है। क्या होता है? वर्णक होता है, और इस वर्णक को ही हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? क्लोरोफिल। तो सभी लोग याद रखिएगा कि इसमें जो वर्णक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ये जो वर्णक हैं, इनकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण होता है। तो याद रखेंगे कि वर्णक की सहायता से क्या होता है बच्चे, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो भूलेंगे नहीं कि हरित लवक क्या है बच्चे, पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो वर्णक मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है बच्चे, उसी की सहायता से क्या करता है ये हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट बच्चे, ये प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है। और आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण से ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इसीलिए बच्चे इसे ही हम कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। याद रखेंगे, इसीलिए हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को, क्लियर है बच्चे, इसे हम कोशिका का क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं, किचन कहते हैं। तो भूलना नहीं है बच्चे कि जो हरित लवक है उसमें एक वर्णक मौजूद है, क्लोरोफिल, उसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण से ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इसलिए बच्चे हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को ही हम कोशिका का क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्या है बच्चे ये? कोशिका का रसोई घर है। क्लियर हो चुका? अच्छा, फिर याद रखिएगा बच्चे कि इसमें कैरोटीन और जेंथोफिल नाम के वर्णक भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लोरोफिल होता है। क्लियर है? फिर याद रखेंगे इसमें कैरोटीन, इसमें क्या है बच्चे, कैरोटीन। क्लियर है? अच्छा, एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि कैरोटीन भी क्या है बच्चे, वर्णक है। तो वर्णक इसके कारण क्या होता है, पौधों में और पत्तियों में जो पीला रंग होता है, याद रखिएगा कि पत्तियों में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, इसी कैरोटीन के कारण होता है। तो याद रखना है, इसमें कैरोटीन एवं जेंथोफिल, इसमें कैरोटीन एवं जेंथोफिल वर्णक भी होता है, वर्णक भी होता है। स्पष्ट है? तो जो पत्तियों का पीला रंग हो जाता है बच्चे, वो इसी कैरोटीन के कारण होता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि जो हरित लवक है, इसी में कैरोटीन और जेंथोफिल नाम के क्या होते हैं बच्चे, वर्णक भी होते हैं। और पर्णहरित में बच्चे याद रखेंगे कि ये होते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है कि जो हरित लवक है बच्चे, या हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, तो एक चीज याद रखिएगा कि जो पर्णहरित है उसमें मैग्नीशियम धातु भी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। पर्णहरित में कौन सी धातु होती है बच्चे, तो वो होता है मैग्नीशियम। तो पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु भी होती है, यानी कि क्लोरोफिल में क्या होता है बच्चे, एक धातु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। तो ये याद रखेंगे, यह महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है? चलिए बच्चे, अब हमने यहाँ पर लवक को भी बखूबी सीख लिया ताकि हमारे सारे प्रश्न बनते जाएं। अब चलते हैं हम फिर अपने अगले कोशिकांग पर। बच्चे, अब जो हमारा अगला कोशिकांग है उसी का नाम है, हम कहते हैं उसे बच्चे रसधानी। क्या कहते हैं? रसधानी। तो चलिए पहले इसे मिटाते हैं और फिर अगले कोशिकांग पर चलते हैं। देखिए, सारे कोशिकांग को हम पूरे क्रम से बखूबी समझेंगे
ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो। और इस तरह से बच्चे यहाँ से प्रश्न हमेशा आते रहे, इसलिए आप चीजों को अच्छे से कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट सभी बच्चे लिखेंगे, रसधानी जिससे हम वैक्यूल भी कहते हैं, रसधानी, ठीक है बच्चे। और रसधानी को हम क्या कहते हैं, वैक्यूल भी कहते हैं, VA, ठीक है, वैक्यूल। तो बच्चे अब ये जो रसधानी है, वैक्यूल है, पहले एक बात याद रखिएगा कि देखिए लगभग सभी झिल्ली से घिरे हुए हैं, यानी ये भी झिल्ली से घिरा होगा, लेकिन रसधानी का जो झिल्ली है वो अर्धपारगम्य है। याद रखेंगे, यह अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। कौन बच्चे, रसधानी अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। यानी जो रसधानी है बच्चे, रसधानी वैक्यूल्स, वो खुद एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। और बच्चे याद रखिएगा, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसे टोनोप्लास्ट कहा गया है। क्या कहा गया है, टोनोप्लास्ट, भूलेंगे नहीं बच्चे, इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, टोनोप्लास्ट कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा कि रसधानी जिस झिल्ली से घिरी होती है उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा, रसधानी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है बच्चे, क्लियर है। अच्छा देखिए कैसे छोटी और बड़ी हो सकती है। याद रखना है कि जंतु की जो कोशिका है, यहां सीखिए बच्चे, जंतु कोशिका में ये क्या होती हैं बच्चे, छोटी होती हैं, लेकिन जो पादप कोशिका है, ठीक है, याद रखना है कि जंतु कोशिका में छोटी एवं पादप कोशिका में बड़ी होती हैं। पादप कोशिका में क्या होती हैं बच्चे, ये बड़ी होती हैं। तो हमने देखा कि रसधानी एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिका में ये छोटी है, लेकिन अगर पादप कोशिका की अगर आप बात करेंगे बच्चे, तो ये पादप कोशिका में क्या होती है, बहुत ही बड़ी होती है। यहां आपको समझ में आया। अच्छा, फिर एक बात और याद रखना है कि इसके अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, इसके अंदर ठोस या तरल दोनों हो सकता है बच्चे, ठीक है। इसके अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरा होता है। तो हमने देखा कि रसधानी के अंदर ठोस या तरल पदार्थ क्या होता है बच्चे, भरा होता है, क्लियर है। अच्छा, फिर याद रखिएगा पादप कोशिका की रसधानी की अगर मैं बात करूं, क्लियर है, पादप कोशिका की थोड़ी रसधानी की अगर बात की जाए बच्चे, तो पादप कोशिका की जो रसधानी है बच्चे, क्लियर है। तो पादप कोशिका की जो रसधानी है उसमें यह देखा गया है कि उसमें निर्जीव कोशिका रस भरा होता है। क्या होता है बच्चे, पादप कोशिका की रसधानी में, भूलेंगे नहीं, निर्जीव कोशिका रस, निर्जीव कोशिका रस। बच्चे इस रस को सेल शैप, क्या बच्चे यहां पर केयर कीजिएगा, सेल शैप कहते हैं, भरा होता है। तो देखिए इस बात को नहीं भूलना है कि जो हमारी पादप कोशिकाएं हैं, पादप कोशिका की रसधानी में निर्जीव कोशिका रस, जिसे सेल शैप, CELLSAP, याद रखें क्या कहते हैं, सेल शैप भरा होता है, क्लियर है। लेकिन बच्चे अगर आप जंतु कोशिका की बात कीजिएगा, तो जंतु कोशिका की जो रसधानी है वो जल संतुलन का कार्य करती है। इस बात को याद रखना है कि जंतु कोशिका की रसधानी, जंतु कोशिका की रसधानी जल संतुलन का कार्य करती है। बच्चे ये भूलेंगे नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जल संतुलन का कार्य करती है, स्पष्ट है। तो हमने ये भी देख लिया कि पादप कोशिका की रसधानी में तो निर्जीव कोशिका रस है, लेकिन अगर आप जंतु कोशिका की रसधानी की अगर बात कीजिएगा तो वो किसका कार्य कर रही है बच्चे,
वो जल संतुलन का कार्य करती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्पष्ट है? अच्छा, और तो और इस बात क्या है बच्चे, ये जो पादप कोशिका में जो राजधानी है वो क्या करती है कि पादप कोशिका को कठोरता भी प्रदान करती है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जो ये जो है राजधानी है वो बच्चे देखिए यहां मैं लिख रहा हूं पादप कोशिका को क्या करती है, कठोरता देती है। इस बात को याद रखिएगा कि राजधानी की एक ये भी खूबी है कि ये पादप कोशिका को कठोरता भी प्रदान करती है। तभी तो बच्चे लकड़ियां वगैरह इतनी कठोर क्यों हो जाती हैं, यही सब नेचर है। तो याद रखना है कि ये पादप कोशिका को क्या करती है, कठोरता भी प्रदान करती है। लेकिन अगर हम इधर देख रहे हैं जो राजधानी है बच्चे, ये जल संतुलन का कार्य कर रही है। और किसके अंदर ये जल संतुलन का कार्य कर रही है, तो वो कर रही है जंतु कोशिका के भीतर। स्पष्ट हो चुका है? चलिए यहां पर हमने क्या किया बच्चे कि कोशिकांग में राजधानी को भी हमने बखूबी सीख लिया। ठीक है, अब देखिए राजधानी के बाद जो हमारा अगला है वो है बच्चे, उसे हम कहेंगे सेंट्रोसोम यानी तारक काय। तो अभी हम सारे कोशिकांग को हमें कवर करना है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे, तो आज के लिए काफी है। थैंक यू क्लास।